बहुत ही रिच बैकग्राउंड रहा हुआ है। वर्तमान में आप पंचायती राज मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जैसे ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में पदस्थ हैं और सर ने बहुत ज्यादा काम उसमें कोऑपरेटिव फेडरेशन में किया हुआ है। पुलिस में तो नो डाउट सर का बहुत ही अच्छा एक्सपोजर रहा ही है। सर का जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, आप पीएचडी हैं इकोनॉमी से और आपने आईआईटी से एमटेक किया हुआ है, साथ में एमबीए किया हुआ है आपने आईएम बेंगलोर से। तो अब मैं सर से निवेदन करूंगा कि आप अपना उद्बोधन स्टार्ट करें। ओके, नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, सबको बधाई। और आज का सूर्य ग्रहण है। भले सूर्य ग्रहण कोई अच्छा मानते हैं, कोई बुरा मानते हैं। साइंटिफिक टेम्पर रखेंगे तो सूर्य ग्रहण नेचुरल फिनोमेना है। उसमें जस्ट एक शेडो आता है और हम लोग सूर्य ग्रहण देखते हैं। लेकिन कभी कभी धर्मांधों के उस सूर्य को पूजा करने की कोशिश में हम सूर्य को डायरेक्ट देखते हैं तो बहुत आँख को डैमेज होता है, काफ़ी अंधे हुए आते हैं क्योंकि रेटिना डैमेज होता है। तो ध्यान रखना चाहिए हम लोग। कभी कभी जो पुराना चीज़ भी कभी कभी साइंटिफिक एनालिसिस करते हुए गलत निकलता है और उसको हम नया परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। और ऑब्वियसली आज का भी जो है पंचायत राज सिस्टम भी ऐसे ही है, क्योंकि पुराना इंडिया में काफ़ी पुराना चल रहा था कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम आप देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री से चल रहा था। ग्राम का जो गाँव का अपना एक खुद का मैनेजमेंट टेक्निक्स और एडमिनिस्ट्रेशन और उनका जो इशू सॉल्व करने का शुरू से ही था। आप कई डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं कि और भी किताब है जो लिखे हैं, शुरू से ही ये सिस्टम ऑफ द यूनिटी ऑफ गवर्नेंस वाज द विलेज लेवल एंड इट वाज कंटिन्यूइंग फॉर many years बिफोर इवन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। लेकिन ये वेस्टर्न फिलोसफी भी था, क्योंकि अलग अलग कंट्री में जैसे यूएस में काउंटीज बोलते हैं, वेस्टर्न इकोनॉमी में काउंटीज बोलते हैं, अलग अलग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑलवेज हैज बीन मेजर focus for all system of governance and state administration or country administration also। और इंडिया में जो बना था कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम भी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 40 में दैट वाज इनकॉर्पोरेटेड। अभी वो लोड कर दीजिए थोड़ा मेरा पीपीटी। हाँ सर। Is it visible? नहीं, अभी तो विजिबल नहीं हुआ। आई थिंक इज गेटिंग अपलोडेड। आई थिंक Okay. yeah so my whole focus was that when our really forefathers framed the constitution, they incorporate this local self government or panchayat raj system, whichever name they call or now we call. It was in directive principle article 40 tha, because directive principle basically it was not as a matter of right, but it was a state's mandamus to implement in future course or immediately whatever they plan. So I think the historically is that when the system of whole thing established or getting perfected in India, you might have heard the Balwant Rai Mehta Committee, that was in 57, and that gave a big report about the entire government in the Panchayat Raj system in the India. After that, 1959, the Nehru inaugurated in Nagaur, Rajasthan, basically formal जो पंचायत राज सिस्टम को इनॉग्रेट किए, लेकिन स्टिल इट टुक टाइम टू गेट इट रियल फ्रेमवर्क फॉर द पंचायत राज सिस्टम। इट वेंट अप टू 93। lot of debates might have happened, lot of discussion would have happened, but it didn't crystallize to that extent. तो 73rd अमेंडमेंट में ये 1993 में जो रूरल पंचायत राज सिस्टम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड अर्बन 74th अमेंडमेंट में अर्बन का जो स्ट्रक्चर एंड द म्युनिसिपैलिटी एंड corporation system were get total ingrained into our constitution. It became almost like a operational part of the constitution. Directive principle per se is not very operational part. It's just a mandate for the government to implement. But when it becomes other than the directive principle, highly ingrained in the 243 article, it was that it was to be operated and became a constitutionally validated, and people can go to suppose not implemented, get it court also order to implement it, or in case of any violation in that, the court will also intervene. And actually that happened. Perhaps you all remember
many years before any elections happening in the state government and central government, some other party were coming. The state government was being dissolved and it was under president rule. This system was going on for many years. But later on, it was found that it is a constitutional violation. You can't dissolve government just like that without any reason, without any, so much of constitutional machinery not broken down. That's the legal terms used for the legal framework. Similarly, the Panchayat Raj system also came into existence same way that if you, take over or dissolve, it will become a violation of the constitution. So nowadays, very rarely we'll have this thing. It happened. I remember Supreme Court in one Odisha case many years before. The Attorney General gave an opinion that if you dissolve the Panchayat, it will be violation of constitutional machinery. So then after that, the whole thing stopped. Only thing now happening, some state government, different level, they're postponing election years by year. Rather than dissolving after 10-year over, they postpone election and put it some biomedia type of system and continue with that. That's also actually not in the true spirit of the constitution. We should have full elected every 5 years. The mandate is there. Even other before expiry of the 5 year, we should have election. That's already mandated. Before 6 months, you can start the initial preparation for the election, Panchayat election. And maybe in one go, you may not have elections. It's a phase manner. Many states, bigger states do the phase manner. They do for Jila Parishad in one phase, Block Panchayat and Gram Panchayat. Different, even region wise also, elections are. But I feel as a democratic believer and our country is a fully democratic system, we should have this elections oriented, democratically elected people should be in the place so that they can take the decision and rather than getting interfered with other people. That's one of the, we should have that real, ingrained in our thinking, in our deeds and our legal system also. Next slide, please. So my topic now, the whole India scenario, the whole India map, and basically now total, basically the number of the rural local bodies. I'll deal mostly rural local bodies, which include the panchayat at 3 level. Some states have 2 level also, like Goa, Sikkim and Manipur. They have got 2 level panchayat. Even Arunachal Pradesh also migrating from 3 tier to 2 tier. Reason is that because in the constitution says that if you have population below 20 lakh, one can have option of 2 tier panchayat, only Gram Panchayat and the district panchayat. In between the block panchayat may not be insisted upon by the population less, maybe because of convenience and the population less, and obviously that's what that time the parliament made thought the suitable one. And of course, Arunachal Pradesh they had 3 tier, but they are trying to amend their own panchayat act to come to 2 tier because they also have population less than 20 lakh. But most other people, including UTs, also have 3 tier. Except Goa was UT, then state. Now it is state now. These are all 2.63 lakh. The number of panchayat institution we call PRIs. Panchayat institution includes the panchayat. Again, northeast, our 6th schedule, the autonomous areas, the village councils. They are some are having elections, some are not having election. It's a basically tribal chiefdom, hereditary. The father also there. The head of the village council means son also will become. It's like a hereditary system. Those are also some sort of a local body, rural local body. That's what the count is. Otherwise, number of Gram Panchayat where the mostly elections are held is only 2.5 lakh. And block Panchayat 6,800 odd and district Panchayats are 654. But this district Panchayat may not be exactly with the number of districts because many states there is a tendency to make more districts. Recently, Tamil Nadu had many districts, 9 districts more, but district Panchayat would not have been created accordingly because district Panchayat is some sort of elected body. You can't just divide the elected body into 2 and say that two new district Panchayat. So till the term is over, that same district Panchayat continues, and after the term, new district formation by percussion 2 or 3. So new district panchayats are installed by election also. That's the normal thing. So normally the district panchayat and district will not match because of this reason. And traditional bodies I've already explained to you, northeast especially the autonomous area. This has been enshrined in the constitution.
three states, mainly Nagaland, Meghalaya, and Mizoram. They have got quite a number of traditional bodies right from the British time, and they have been recognized as such in our constitution. That called sixth schedule area as per our constitutional norms. And we have got fifth schedule area, which is the mainland tribal areas. I think in your Madhya Pradesh also there. In other states like Odisha, 10 states have these fifth schedule area tribal areas, where the reservation for the elected chief is from the schedule tribe only, and 50% at least from the tribal community they will be members by election and by reservation itself. And another is that around 20 states in our India, because the women reservation to promote women come into forefront to become sarpanch or president of block or district panchayat president. So around 20 states have done 50%. Now constitution makes around minimum one third reservation. So at on date we have women coming into around 46% in the forefront. And other states also may be doing more, depending on that. But 20 states have done the 50% reservation for the women now. So you can see the another table like the normal population range for panchayat is generally 52% and mostly 0 to cannot be 0. Now is the tabular form it has shown. It is up to 2,500 population. They are major population wise. They are the more number of panchayat with their size of population. And then of course bigger panchayat have the very large, but it goes up to 30 to 40,000, but very few. It all happens mostly highly density population area or states, West Bengal or Kerala, like otherwise other states which have more land area compared to population, they will fall in the bracket of maybe 2,000 to 500 or up to 10,000 maximum, not beyond that. Your Madhya Pradesh also will come into up to 10,000 or maximum 15,000, much more than, because population area is much higher compared to the population size. Land area is much higher to population size. This is the overall just demography or your panchayat system, how population wise, area wise, and of course now Jammu Kashmir being union territory, that also has a panchayat, including Ladakh, Jammu region and Kashmir region also have panchayat. They've got 3 type panchayat, and they call in a very different name. Gram panchayat name is called Halka panchayat. They have got a different name. Normally you will have Gram panchayat, but they call it Halka panchayat. It's all depending local language sometimes. Even the sarpanch is called Mukhya or Pradhan in different states. And Bihar, they have got a very peculiar different Bihar and Himachal Pradesh. They have got some sort of judicial power entrusted to panchayat also. They solve the petty disputes, maybe boundary, small petty thefts and all those things. They are all basically delegated to certain judicial powers. They exercise that. So both are elected, and these normal panchayats are mostly development oriented on infrastructure creation activity, but other one is basically panchayat, which is doing the judicial function. They do mostly this type of disputes or maybe village oriented, whatever the problems come put up to them. Next slide, please. And our total elected representative now vary from time to time because based on the elections and all those things, but roughly around 31 lakhs. 31 lakhs is total number of elected representatives, and out of them around 46 to 47% of women. Then actually this I was already talking, the fifth schedule area we call Panchayat Pesa area. This is a specific significance. When the 73rd amendment was done, that time the tribal issues were not debated and there was no solution found to it. So that's what they thought, that let us give some more time to think about how to do for PESA area, the panchayat extension to schedule areas, especially fifth schedule area. Fifth schedule areas mostly in Odisha, then our Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Rajasthan, Himachal Pradesh, Gujarat, Maharashtra. These are all Telangana and Andhra Pradesh also. So these are all, some are fully, 108 districts are there. Some are fully covered. One example, Sundargarh district in Odisha is 100% scheduled areas, fifth scheduled area.
some are partially. So similarly, these are all variations. And here it already table it's mentioned that 22,000 panchayats are gram panchayats are under Sudal area, 664 blocks are under Sudal area, fully covered 45 districts, and other one is 63 districts are partially covered. This came into picture after 1996 only. The PESA Act, there is a special act is there, Panchayat extension to Sudal area in the year of 1996. Then only the tribal area in the central mainland had a Panchayat system and based on that. It is basically extension of the 73rd Amendment, but from 1993 to 1996 there was a vacuum. After 96 only this came. And these all fixed schedule are having three-tier panchayat because the mainland, it is all based on the other sides, but only reserves on that. The chief or sarpanch of that area, that panchayat will be definitely tribal schedule tribe, and 50% will come to the schedule tribe. Next, please. Next slide. Then it is basically non-part 9 area. This is also very important. I was talking of the 6 schedule area. This is either you call 6 schedule area or non-part 9. Because the part 9 is basically that 73rd Amendment, that's called in the Constitution part 9 area, which are having the traditional panchayat, three-tier panchayat or two panchayat based on the population. I've already discussed Sikkim and Goa and Manipur to have the two-tier panchayat, and Arunachal also migrating from three-tier to two-tier. And the non-part 9 areas, which is 6 schedule area, which are separately mentioned in our Constitution. The areas, which all places, villages, all those are very detailed there. And it is mentioned in 6 schedule attached to Constitution. So these are all Assam. You might have heard Bodo land area, then Manipur, Meghalaya. Meghalaya basically the Garo Khasi Hills. 3 tribes are there. Mizoram also Mijos. Nagaland is fully 100%. And the 6 schedule area. Mizoram also 100% 6 schedule area. Whole state is 6 schedule. And of course, this West Bengal also, basically Darjeeling area also is a different connotation after that Gorkhaland agitations. Tripura also. These are all 6 schedule area we call, and different like village council, all those things are. But some are being election nowadays. Some are following the traditional panchayat system, but still they are categorized on the 6 schedule area. These are also just statistics. I mean, majority states you need to remember may not be exact figure for panchayat, all those things that may not be so relevant to you. But of the idea that which all states have the 6 schedule area, that's more than enough. Next slide, please. Yeah, another very important thing, the panchayat, when we started creating our panchayat system, they have to be given, there is called 3 F's. It's a funds, functionaries, and functions. First, basically started with the constitutional amendment, 73rd Amendment in 1993. Obviously, you have to devolve the functions to them. So 29 sectors, 29 subjects in our evidence rule is there in the constitution. This especially mostly, or which are earlier also dealt by, but it was codified and systematized to everybody know that which all functions devolve to the panchayats. So these are all mostly agriculture oriented, irrigation, animal husbandry, fishery, mostly rural area oriented. Some are library, so the village people can benefit from that. So these are all just you can go through these. What are the rural housing, drinking water, which are commonly used or to be availed in the village level population. Those 29 sectors are there. It doesn't have defense, which is not concerned to village people. The currency system doesn't matter to village people. Those are not there. So mostly village oriented, which are normally in the cottage industry, khadi industry, not big industry. It's only small scale industries mentioned in this 29 subject, but not the steel or cement is not there. So these are all 29 subjects mentioned in our evidence rule very clearly, and many states have done most of them, but only difficulty that most of them might have done on the pen and paper, but physically, real sense transfer may not have happened. Some states are very good, especially southern states are very good in this, but other states have been just a lip service to some extent, to be honest with you all.
And that's one of the struggle by our my ministry to ensure that all the functions are delegated to them so that they really exercise their own, their powers to the maximum extent for benefit of people. Next slide, please. And this is the graphical chart. Which all states have done. You can just see these. Most of the southern states are very good. Happy scenario, whereas some states are very poor. But it ultimately constitutional mandates means it has to be done really in true spirit of the constitution, letter and spirit of the constitution. But still, it is a struggle is going on. Some are maybe suspicious of them. It has been that the more you delegate, there are always friction between various, because these are all political system, because the sarpanch and panchayat elected people are also politically affiliated persons. So there are always rivalry between various political functionary. That's the reason, also one of the reason it has not been devolved. Second reason is that basically some feel that okay, they devolved all the things and what is my residual thing. In smaller states, that's what the feeling. I have seen many people commenting, if I give it all the powers to panchayat, then what at the state government level I should be left with to do something. That's also one of the area conflict. The jurisdictional conflict, area conflict, and all those things are there. That's what. But most of them are satisfactorily doing this. People are really understanding that better to delegate, and especially in Corona now, Odisha was the forefront that panchayat were delegated 100% almost powers and the financial powers and administrative powers to deal with the corona, especially isolation and quarantine activities. So they were very happy. This first time happening. The sarpanches are very powerful. They can declare any particular area, lockdown area within the gram panchayat itself. And gram panchayat is on maybe one village depending on population, or maybe 10 villages or more than that also. So average is around 4 to 5 villages per gram panchayat. Next slide, please. And this is another very interesting things being done. The Mission Antyodaya, especially. Mission Antyodaya is one of the that there is survey every year almost to understand the base level development or infrastructure availability or basic amenities available in the gram panchayat level. So it is an open domain. You can also see login and see that actually it is again color coded: red, green, and yellow. So red means very poor, green is very good, and yellow is in between. So by that, everybody can see and compete each other to cover up their deficiency in infrastructure. Suppose a village gram panchayat, neighboring gram panchayat has very good roads, another neighboring doesn't have. So if they see, maybe they understand each other, but in public domain they learn very big way and understand how to overcome these shortcomings and try to maintain their things very well. Mission Antyodaya is almost every day, every exercise, and it has to be validated by the Gram Sabha or Gram Panchayat. Gram Sabha is basically membership of Gram Sabha is all eligible voter list for the Gram Panchayat, not voter list for the maybe for MLA or MP election, but Gram Panchayat who is able to vote, they come into Gram Sabha, every member. So Gram Sabha validates the Mission Antyodaya. So obviously it is basically a very strong social audit concept, and there can be some variation or mistakes in that, but it gets corrected in Gram Sabha. So it is very open and transparent system of doing certain base level survey for the resources or assets or facilities available in Gram Sabha, Gram Panchayat. So almost all have done 2.66 Gram Panchayat, and every year exercise. And there is a provision in our constitution under Article 280 that there will be Central Finance Commission for devolving funds to Gram Panchayat. And from the 10th Finance Commission onward, because in 1993 our panchayats got enshrined in our constitution, obviously 10th Finance Commission started after that. So from that period only, the devolution to Gram Panchayat started coming. Initially, it was a very different structure, but 14th Finance Commission, the previous 2015 to 2020 period, it had direct devolution to Gram Panchayat. Gram Panchayat, the bottommost unit, thinking that they are the basic service provider, either for electricity, street lighting,
household electricity or even water supply, drinking water supply, roads, or any other activity. Even they also said that why not have burial and cremation ground. It has been done in last 5 years. For us, it would have been helping the panchayat for especially corona affected in death. It would have been very convenient for them to cremate those bodies. Otherwise, it would have been very difficult but to cremate the dead bodies which are dying out of corona also, because the stigma is there, fear of infection transfer is there, so many other issues are there with the corona now. So these are all facility created in Gram Panchayat, so people have a comfortable life, and especially the whole system that urban amenities should also come to rural areas. And they might have remembered Dr. Abdul Kalam, former president, has started Pura, providing urban amenities to rural areas. So these are all the same scheme of work and scheme of thinking the rural areas need to have, especially nowadays. Present government, rural area having a lot of internet connectivity, Wi-Fi system, net connectivity is there. Those are e-governance system is very strong. Optical fiber reaching to all villages, Gram Panchayat. I mean, more than 60% are having this facility now. So obviously, the finance point of view, this is the thing. And I told you this facility available in our thing, that the pipe drinking water. In urban area, we all enjoy the pipe drinking water. We have over tank, and we all get water through pipeline, and we pump it up or automatically gets filled up to over a tank, and we use as per our common. Rural area, they have outside maybe tube well or public tap. So there are now programs that how to provide all the households in rural area with especially pipeline. As on date, almost 18%, only 18% is a very poor, pathetic figure in our India. So very large gap is there to provide to cater to rural population with the pipe drinking water. The whole purpose that pipe drinking water means the assurance of supply. Second, the quality of water will be very good, because in India you might have heard arsenic poisoning, mercury poisoning, fluoride poisoning, iron poisoning. Quite a number of there. They get affected because fluoride means they've got some bone-oriented issues are there. Mercury is very toxic. Arsenic is toxic. Many people have got deformities. Even the future generation also get deformities. These are issues in our India. Quite a number of underground water. So pipe water will be treated, and definitely, and the bacteria count will be removed. All those things, very hygiene. Obviously, otherwise, normally normal water they drink and they get diarrhea, cholera, other the waterborne diseases. So to prevent that, that's one of the pipe drinking water. So they have assurance of the supply of the water supply, drinking water, and obviously these are a convenience at the house. They will pay off. They have to pay, of course. I mean, nothing free, of course. They have to pay. And internal Pakka roads, I don't know whether young generation would have gone to villages to see. Our time, you would have definitely seen mud road. In the rainy season, it's all muddy road. You just can't walk through the road. So now, because of the concrete roads, where villages are having a lot of comfort level to carry their food grains, vegetable to markets, or they go to various places through that road, and very easy to even drive your cycle or motorcycle or even four-wheeler if anybody has. Earlier it was very difficult, especially rainy season. That's what internal Pakka roads, quite a number coverage, almost at saturation level. Drainage facility, the storm water, any times the excess rain comes, it has to be drained out. So those are also be there. Even now they are doing villages that solid and liquid waste management. They are disposing, because solid waste came out of plastic or other things. Now they are trying to recycle. Many panchayats are very good in recycling. They are doing powder out of the recollected plastic and putting in road making. Some are doing in some other way doing, but even that, whatever the best, they are getting money out of it. Basically, the waste to wealth concept also working in our rural area. And obviously, broadband already I've told, the data consumption has become very high, especially in our lockdown now. The people are highly dependent on the mobiles and the internet and those things for their own entertainment, or maybe doing banking transactions, online payments, digital payments, very comfortable now. So these are all facilities being created for rural area. So I mean, all the migrant labor also have been very comfortable, especially the mobile phone. They were not out of touch with their relatives, even they were walking through roads or whatever. They were constant touch, and they used to convey their locations and difficulties or maybe pleasant experiences. Next slide, please.
These are all just again how much money is being given. So 11th I mentioned around 8,000 crores. That time may be high because the few years before, then again 12th Finance Commission came, it was almost 20,000 crores, it went to 2.5 times. Then 13th Finance Commission, it was 65,000 crores, 3.3 times. Now 14th Finance Commission already mentioned that 2015 to 20 it became 3 times more, almost 2 lakh crore. And now 15th Finance Commission has only given the interim report for 2020-21. It has allocated around 61,000 crore. So it has yet to report final report submission by October or something. Then only will come to from 21 to 26 because the Finance Commission period has been shifted because of the reasons, some other reasons. Otherwise, it should have continued from the 20 onward, 20 April onward to 2025. But it has for interim period, the 2020-21 April to next March is interim one, and 61,000 crore has been allotted. Already 15,000 crore odd have been released from the government of India side to Panchayat this month of June. Next slide, please. So in this normal allocation in the 14th Finance Commission was almost per capita 500 rupees, approximately 488 exactly, but it was varying from year to year. So 480 to 500 was the per capita. So suppose you have the population 2000, they used to get 10 lakhs. So these are the standard way. I've already just a graphical only. So how much difference is increasing trend, and obviously in future also it will be increasing trend because the cake is expanding, and the importance of the panchayat have been understood, and panchayats are doing a lot of activities, and the village level population demands and the aspirations have come, and obviously many backward districts have been named as aspirational districts, so that aspiration of people has to be fulfilled, especially 280 odd districts are aspirational districts. Some are in Madhya Pradesh also, especially those are in slightly backward economic and backward state. And these are all just a bar chart concept from 12, 13, 14 Finance Commission. 15 Commission were not mentioned because it was interim 1 year period. Next slide, please. And the 15th Finance Commission, there was a slight change from 14th Finance Commission to 15th Finance Commission. 14th Finance Commission, I already mentioned, it was given to only Gram Panchayat. It didn't give any fund to the block Panchayat or district Panchayat. They were having a lot of grievance. But the excuse that you might have heard, I don't know whether you ever or not, in 14th Finance Commission from center to state devolution increased from 32 to 42%. That was logic. 10% increase was the logic for not giving to block panchayat and district panchayat, expecting that states will give more money to district panchayat, block panchayat, but that didn't happen. State consumed their own, but didn't happen. Actually, reality didn't happen. So it was presented to 15th Finance Commission, and they agreed. Now the 15th Finance Commission is ready to give to all panchayats, especially Gram Panchayat, district panchayat, and block panchayat, including the 6 rural area. In 14th Finance Commission, the 6 rural area village council were not given money. They were left out, thinking that they were not duly elected. That's the reason it was not given. But 15th Finance Commission has overcome this shortcoming and agreed to give all the panchayat, including village council. That's what the position grant to 6 rural area. Then another slight change. Initially, 14th Finance Commission, it was totally open to Gram Panchayat to spend. They can plan, they can do their own activities and decide what to do. They want to do roads, they can do. They want to do street lighting, they can do, depending on the location requirement. And but 15th Finance Commission, because our Swachh Bharat Abhiyan is one of the major schemes going on still, especially public toilets or solid liquid waste management, all those issues are there. So that is why the concept of the now that tide fund, 50% of the money being given to panchayat is earmarked for 2 activities now: the sanitation and the drinking water. Sanitation means the toilets, to make the villages open defecation free. ODF might have heard these open defecation free, and the solid waste management and liquid waste management. Solid waste management, basically, I told you plastics or many other activity, cardboard or many things. Liquid waste management, drains, how to do that. So that's the whole focus on that. And drinking water includes also rainwater harvesting, because now that a lot of water scarcity there, rainwater during coming monsoon, the major focus is how to harvest
the rainwater instead of flowing down the river to sea to recharge the groundwater. So by a lot of activities have been done in all over India in various initiatives to recharge the groundwater during the monsoon, so that when you require in the dry season, the underground water is available and the water table goes up, so that there are no issue later on. Although you might have found in villages the tube well digging is up to 300 feet, 400 feet. Normally it should be within 100 feet maximum, but because of over utilization, over exploitation of the groundwater, not recharging them through the rainwater, that's one of the problems. So these are all slightly changes from 15th Finance Commission vis-a-vis 14th Finance Commission. Just a rough idea. Just in initial, it has just started in implementation, and obviously I've already told how much money it is: 60,750 crores for rural local bodies for current year. Next slide, please. And another very interesting, it's very important nowadays because the government thinking that everybody should be like Honorable Prime Minister has told Atmanirbhar. The Atmanirbhar also in the context of Panchayat also is encouraged. They should also they have their own income sources. Government have income sources by income tax, custom duties, GST, that goods and service tax, or other taxation system. The Panchayat also have been given certain powers to tax their own revenue, especially entertainment tax. Even within GST, the provision of entertainment tax, especially cinema halls or any play, drama, all those things, Panchayat have power to impose tax. Maybe they may not do it, but they can do it. Especially cinema halls, they collect, but cinema halls in rural area very less, so except South India. So other things they can tax, they charge some taxes. Another major is the profession tax. Some states have profession tax. Maharashtra has, Karnataka has profession tax. Whoever working in the village area, they pay part of their salary is a profession tax. It's one of the direct earning from the, I don't think so Madhya Pradesh has. Even my old state, Odisha, doesn't have this profession tax. But mostly southern states have. So they earn good amount of money from the profession tax. It's called profession tax. The constitutional limit is there, 2,500 per annum maximum one can charge. Other taxes are property tax, especially those who are having property, houses, all those things. There are certain charges are made to that. I don't know, you must also paying in urban area, you must be paying property tax for your building, residential building. For the urban area, even indoor also, municipality must be charging to you. Similarly, some panchayat do the shopping complexes. Might have seen in very area shopping rental income from shopping complexes. Some people, some panchayat charge from the rural hearts. Those who vendors come, try to sell their products, they say you can levy a charges. Parking fee. Some panchayats have got tourist places or maybe religious places. People come from outside, park their vehicle. The vehicle parking fee is one of these sources for revenue for them. These are all simple, small, few examples. So most of the southern states are very good in own sources of revenue because this encourages that everything should not be given free. Panchayat also should have their independence of earning their money and utilize for the development or activities in the panchayat. Next slide, please. This is one concept you'll appreciate because in India is very large and nook and corner, what are the activities going on, very difficult to know unless until you go there, very difficult to go, and especially in Corona now, travel will be almost extremely rare. But geotagging, basically latitude and longitude mixed. Any photograph is taken for a particular asset in a village, some school building, Anganwadi building, or hospital building, or roads, or even water tap, or street lighting. It is taken in the mobile application, M-Actions of this call, and uploaded in a website. Anybody can see. You can also try in your own village what has happened. You can just go into this geotagging website in a Panchayat Raj, log into Panchayat Raj Ministry website, then you'll have links and you can see whatever geotag assets are there in the village. This is happened basically to promote the transparency and people to understand what is happening in their villages. And secondly, it has reduced a lot of complaints and fictitious complaints and maybe sometimes genuine complaints that money being spent and things are not happening. So geotagging has been really revolutionary in the present government system.
Now everything is geotag. I mean, this your mobile phone also make de facto making you geotag. Even Arogya Setu also making once downloaded your geo position is communicated to the server and you are almost geotagged. So assets also being geotagged and people are able to view that with the photography image and where the location. Nobody can fuzz that asset from one village to another village. You cannot take the photograph and say that is my village. No, it's not possible. It's basically GPS coordinates it takes, and from that automatically it comes into domain, public domain. Next slide, please. These are all photographs of the roads, street lighting, water map, and these are all even we can aggregate particular state-wise how much assets. These are all flags have been in a particular state. So these are all variously, reformation in our governance system, and people are happy with it. The reason is that they're able to see themselves and compare other states or even within their Gram Panchayat. And the reason is once you know and have what is happening, then obviously you try to understand that, oh, this has happened, why should we complain honestly and make a obstacle to that. So this important, you must understand in our whole digital governance, it has improved and a lot of technological development have come, and through mobile apps, our things have been very better. I mean, without even visiting a particular place, you can know that things are available. So that you can plan also. These all going into planning activities in a different format, because the previous sets has already have told Mission Ananthu there. So once you know that what are assets available, you can plan which are not available. So it is easy to use your money optimally and purposefully so that there is no waste, and especially very limited resources we have. India is not a very rich country to afford a lot of waste in our system. So these are all very things, improvement concepts, and basically the innovations, the way of governance, how it is happening in Panchayat, and obviously they deserve new concepts, new technology to be adopted in the villages for their own system of improvement. Next slide, please. I think this must be last. Yeah, this is another e-Gram Swaraj, recently launched by Honorable Prime Minister. We have got different applications, the accounting software, planning software, then obviously the whole, after the planning and done DPR, this called detailed project report. Those various applications were there in a different, now it has been combined into one portal, e-Gram Swaraj. So one can plan in that what to do, and after planning you execute through that, and after that execution you have to pay for vendors what of the purchase, maybe cement, iron, steel rod, or other things, bricks, or whatever purchases you have to pay. These are all there for payment. All things are combined in the e-Gram Swaraj. Is again the expenditure, all the public domain. One can go to that and see what is happening in particular village. How much money that village is getting per year, how much spending, what all activity has been done, what the assets have been created. It's all public domain. Nothing is secret now. I mean, the whole database is publicly available. Just open and log in. Even login is not required. Just open the website and get a dashboard concept that what are the figures are. You can drill it down and you can go to your own village and see that. Next slide, please. This is the just architecture, how it is happening. I told you GP profile, the Mission Antyodaya, Gram Panchayat, basic profile Panchayat, then Panchayat planning, we call Gram Panchayat Development Plan. It's called GPDP, Gram Panchayat Development Plan. And obviously, we have got a unique Aadhaar code for each village, Panchayat, Block Panchayat, District Panchayat. It's called Local Government Directory. So initially, otherwise you will get confused by similar names in one particular district, Rampur, many villages will be there. But once that Aadhaar type coding is there, 9-digit code is there, you can understand which village you mean or you want to specify. Like a PIN code, in our postal system, PIN code defines the area. So postman knows very clearly which PIN code means. You will understand. Otherwise, even in Delhi, Karol Bagh there are two places Karol Bagh. So similarly, this is very difficult to understand which Karol Bagh it is. Then again, after that, told you that detailed project report, physical process, and financial progress is what we call accounting software. Then obviously we have got the spatial planning. Basically, the cadastral map is there. The landscape is also incorporating our planning. So you understand the gradient is available when you dig a drain.
but need to know the gradient. Otherwise, the gravity flow will not come. So that's what reason many times the water clogging in our urban area or village area, because of the lack of the spatial planning or the spatial execution of the project. Gradient is a reverse to the gravity flow. That's what the clogging happens. Obviously, I've already explained the geotagging. Geotagging already the activities of the, and next is that the PFMS. This is basically public finance management system. It's a basically digital payment. Whole economy getting digitized. Means Panchayat also in the same digital payment system. Almost 1.5 lakh panchayats are making digital payments now as on date. Next slide, please. These are same. Need not go into detail. Basically, this is another very unique Swamitva project. This is basically rural area in the villages. The household homestead land has not been mapped. There's no patta for that. The urban area Indore, whichever house you are staying, there is house has a patta, land patta. So you can transact, you can sell it, you can mortgage in bank to get loan, and you claim ownership on that. Rural area, basically, unfortunately, till now, the rural area, very few villages would have been done, but majority of the villages do not have the patta system, the land record, proper land record for their homestead land. So that is being done from this current year with the drone imaging and digitizing the map, and they will be given, all the household owner will be given a patta so they can use for monetizing homestead land, for getting loan from bank or any other things. This is basically a new started scheme, and it will create a very different way of doing business in rural areas. Next slide, please. And already I've told the Priya Start, basically accounting software for Panchayat. This basically Priya is a Panchayat institution accounting software. That's the abbreviated name for that. And PFMS, the public finance management system. It's basically for digital payments. Already I told you 1.46 lakh onboarded, and till now around 14,000 crore have been transacted through them. All the purchases, the payments are through digital now. They don't pay checks, no cash payment by Panchayat now. So this is digital mode. You must be also using any digital board BHIM or maybe RTGS, NEFT, similar format is there for Panchayat to get real-time digital payments. Next slide, please. Audit online. This is also another, any government expenditure has to be audited after year is over, financial year is over. So earlier it was a manual audit. The auditors were going for the Panchayat, they were checking the vouchers, all the payment bills and all those things with the accounts, and now it has to be online because the volume is very high. Already from the first slide, you please understand. So 2.6 lakh Panchayat and few auditors, they can't do all over India going physically and doing this. So it has to be done online system. The digital data is taken to another application, and the auditor will be sitting in the office and do the audit, and audit report is published. So this is a new, again, development in our Panchayat system, how to do audit online. Audit is a must for our government finances. Even your private companies also do audit. They publish audit report. This is one of the innovations we are trying to do. Next slide, please. Already Swamitva, I already explained. This is just a repetition of that. The benefit, I told you, the ownership of the homestead land, even the Panchayat will benefit out of that. They can charge the property tax, because without land record, the Panchayat not able to recover property tax from them. They can't assess how much property tax has to be done. So it has got a lot of advantage for win-win situation for the village people itself, Panchayat, and in the various already explained the monetizing the land for bank loan. Bank also will accept that document, land document, for giving credit to them. Panchayat also utilize for own taxes, and the ownership, pride in ownership in the homestead. Now they don't know, just they can't sell very easily, because just a trust level they sell, but they can't register the property unless the document is there. Next slide, please. This is already mobile app. Mobile is basically dissemination of data or information. Next slide, please. And now awards. We have got annual awards. We call 24th April is the National Panchayat Card Day.
and every year it is celebrated with a big function. But this year it had to be done video conferencing mode because the corona didn't allow the proper function to happen because of the social distancing problem, all those things. So we have got a 4-5 categories award. Dindal Upadhyay Panchayat Sashasrikaran Puraskar. This award goes to the Gram Panchayat, Block Panchayat, and District Panchayat also. And themes, because sanitation, 9 themes are there, and already in the PowerPoint is mentioned: sanitation, civic services, drinking water, natural resource management. Basically, whatever the resources from maybe bio resources are there, herbals are there, how they monetize and earn money out of it, or make a environment very good. These are all various themes are social sector performance, basically the pension to disabled, widows, old. These are social sector performance. Disaster management in northeast or eastern, the Afwan cyclone this can happen, or western region in the cyclone, how they manage and restore the whole system. That themes are there. These are all various themes are there, and obviously one district panchayat gets a money award of 50 lakhs. It directly transferred to the district panchayat. A block panchayat gets 25 lakhs and gram panchayat 5 to 15 lakhs. So these are annual money reward given to panchayat. Next slide is. This is Nanaji Deshmukh Rashtriya Gaurav Gram Sabha Puraskar. This is basically performance of Gram Sabha in Gram Panchayat. So it is around 10 lakhs given every year to one Gram Panchayat or village council in every state and union territory. Next is Gram Panchayat Development Plan. Who does the best Gram Panchayat Development Plan in a state? One Gram Panchayat is given 5 lakh award each year. Next slide, please. Child friendly. This is a UNICEF promoted concept. Child friendly. Basically, the immunization of child, nutrition to child, the school enrollment of child is by various criteria to decide who is the best Gram Panchayat in particular state undertaking. So it given 5 lakh panchayat every year. This year also already declared. You can see these awarded panchayats in website of panchayat. It is open domain. Everything already declared. Then e-Panchayat Puraskar is basically no financial money is given, but it is given on the adoption of the applications. Basically, the application of central government developed or their own application. How did make it more digital, more transparent? That's one of the has Garib Rozgar Yojana. It is Madhya Pradesh is also one of the target states because migrant labor have come back from other states to Madhya Pradesh, my own state Odisha or Bihar or Jharkhand. Those 6-7 states are quite a large number inward coming migrant labor for their jobs or livelihood. A special scheme has been launched on the yesterday only. So panchayat have a lot of role in the panchayat also do the job cards for Narega and various other activities. The panchayat development scheme is formulated by panchayat. So these are all various activity when interested. Right from beginning, I've mentioned that 29 subjects. Just to recapitulate how the panchayats are given direct funding by the Central Finance Commission, State Finance Commission, and various even industry also donate from the corporate social responsibility. They have their power to collect taxes and their own sources revenue by way of business, some sort of a community hall, rental or shopping complex rental or the arts user fee, various ways they have to earn money so that they can spend. It is not for personal pocket income, but for the Gram Panchayat, they have to spend for development activities and improving the infrastructure and the services in the Gram Panchayat. So overall, India is a good performer in the Panchayat orientation, there is no doubt. But still, lot of, I just mentioned 60,000 Gram Panchayat do not have office bhavans for themselves. They operate records. Where to keep the records? It's easy to say that, okay, you don't have bhavans, you continue work. But various records, various meetings to be held, where they will have. They can't have the private house to be taken over by public and use for that. So these are all various roads. I was to tell my childhood, I've seen the muddy road during Indonesian, you can't. Now the concrete roads have solved this problem. No villages having issue any further now because all mostly rural roads are concrete. The concrete roads are there. And all weather roads there. Still, many difficulties are there, but people are coming up and rising above. Of course, India is one of the that we have got very cyclone prone.
eastern region, cyclone to western also sometimes. So whatever the excess proper infrastructure builder gets damaged, and we have to again rebuild those. So I thank you very much for patient listening. Sorry for interruption in between. Here this was a basically slightly academic oriented. I didn't go into too much of other examples because you are preparing from exams, because this is a different orientation. In other lectures, I slightly deviate here and there. I didn't deviate here to make you focused on the subject. That's what the whole my talk on this webinar is like. I hope you enjoyed, and I wish you all the best in your career. Thank you very much. Thank you, sir, for your sharing such nice piece of information. सर कुछ क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास, तो मैं आपसे चाहूंगा सर, एक तो पहला क्वेश्चन ये है कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था, अब लगभग 25 वर्ष उनको हो चुके हैं और पूरे संपूर्ण देश में उनकी को लागू किया जा सका है। तो अब आप इसको कैसा देखते हैं कि ये अपने लक्ष्यों में कहां तक प्राप्त हुए हैं, या इसमें क्या ड्रॉबैक आपको लगता है कि अभी भी इसमें कुछ हैं? एक्चुअली बेसिकली आप किस एंगल से देखना चाहते हैं? जो सोशल मोबिलाइजेशन काफी 100% हो गया है, क्योंकि जो अवेयरनेस हुआ, जो हमारा एनेबलमेंट ऑफ दी वुमेन फोक हुआ, कि ट्राइबल का हुआ, शेड्यूल कास्ट हुआ, ये काफी सोशल मोबिलाइजेशन बहुत स्ट्रांग हुआ है। क्योंकि अभी गांव-गांव में पता है कि एक पंचायत राज सिस्टम है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, हमारा भी अधिकार है गवर्नेंस सिस्टम पार्टिसिपेट करने का। ये काफी 100% हो गया। कहीं से भी गाँव में जाइए, ये आपको अज्ञानता बहुत कम मिलेगी और काफी उसमें जानकारी हो गई है। दूसरी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड डेवलपमेंट जो बोल रहा हूँ, कंक्रीट रोड ऑलमोस्ट सैचुरेशन हो चुका है, 100% हो गया। गिने चुने गांव में हो सकता है बहुत एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर में कोई होगा तो, कि नक्सल एरिया में पॉसिबल शायद नहीं होगा, लेकिन मोस्ट एरिया में हो चुका है। मैंने लेकिन वो बताया कि जैसे पाइप ड्रिंकिंग वाटर 18% है, ये बहुत बड़ा कमी है। एक्चुअली ये 70-80% होना चाहिए, लेकिन अभी भी हमने इतना दिन का इंडिपेंडेंस के बाद भी हमने रूरल एरिया में 18 to 19% पाइप ड्रिंकिंग वाटर हाउस होल्ड को सप्लाई कर पाए। दूसरी बात है कि अभी स्ट्रीट लाइटिंग, जब बिजली पिछले 3-4 साल में हर गांव बिजलीकरण हो पाए, तो ऑब्वियसली स्ट्रीट लाइट का तो कमी आपको दिखेगा ही दिखेगा। अगर आपसे मैं जनरल शहरों में हर स्ट्रीट को इल्यूमिनेट करते हैं रात को, तो गांव में हो पाते नहीं, अंधेरे में चलते हैं। अंधेरे चक्कर में काफी एक्सीडेंट होते हैं, कोई सांप में कट गया, कोई और लेडीज को अपना भय रहता है कि जाने के लिए, कहीं रात को जाना है, कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मतलब जो बोलते हैं मिक्स बैग है। कुछ जगह बहुत अच्छा सफलता मिला है, कुछ जगह और भी कम करने की जरूरत है, लेकिन हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज के चक्कर में वो उतना कर नहीं पाते। क्योंकि आप देखिए, मैं जितना भी पैसा बताया, भले वो नेशनल लेवल में 2 लाख करोड़ 60,000 करोड़ दिखता है, लेकिन पंचायत पहुंचते पहुंचते हो सकता है 5 लाख 3 लाख, और वो खर्चा करना, छोटा सा रोड बनाने में, कंक्रीट रोड बनाने में 1 किलोमीटर बनाना है, तो बहुत, उसको तो 1 करोड़ की राशि लग जाती है। तो उस कमियां तो है ही। ऑब्वियसली इसकी कॉन्टेस्ट में पंचायत को भी खुद को एक रेवेन्यू अर्निंग का भी एक सजेशन मैं जैसे बताया कि खुद को भी अर्न करना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज फ्री सर्विस देने से होगा नहीं। जैसा कुछ बिजनेस मॉडल किया है, कुछ लोग अपना प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से लगाते हैं, और ये डेफिनेटली है। जैसा अर्बन एरिया में काफी फैसिलिटीज होता है, जैसा अर्बन एरिया में देखें म्यूनसिपलिटी सैनिटेशन वर्कर रहते हैं, रूरल एरिया में होते नहीं, तो इसलिए गंदगी कहीं रास्ते में फेंक दिया, उधर फेंक दिया, कुछ कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए अभी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। टॉयलेट पहले नहीं थे, बड़े मुश्किल से सब बाहर जाते थे टॉयलेट करने, अब धीरे धीरे और टॉयलेट होने के बाद कम्युनिटी टॉयलेट हुआ कि प्राइवेट हाउस होल्ड टॉयलेट के चक्कर में अब वो इशू नहीं है। इवन लेडीज को बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं तो खुद ही देखा हूँ अपना यूपी में, बड़ा मुश्किल है, दिन में लेडीज को बाहर टॉयलेट जा नहीं सकते, वो सूरज निकले से पहले जाते थे कि शाम के बाद ही जाते थे। तो ये इशू आती। फिर गाँव जाएंगे, आप बाहर जाएंगे, कोई सांप है, कोई रास्ते में कुछ प्रॉब्लम है, इधर बहुत सुविधा, घर में टॉयलेट है, तो वो इशू खत्म हो गई धीरे धीरे, अभी खत्म है। फिर भी 100% कवरेज मतलब वाले डिक्लेयर किए हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कहीं गांव में कमी है, पूरा करना है। तो ये मिक्स बैग है, लेकिन काफी सेटिस्फैक्टरी लेवल का जो मेन पर्पस पंचायत का था कि जो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करें, उसका फायदा लें, अभी काफी तह पत्थर हो गया, बहुत अच्छा हो गया। जैसा इम्यूनाइजेशन का हमने पंचायत इसलिए किया, इम्यूनाइजेशन अभी 100% है, बच्चों का इम्यूनाइजेशन हुआ, पोलियो हुआ, जो ट्रिपल एंटीजन हुआ, कि और डिफरेंट वैक्सीनेशन जो देते हैं, वो 100% हो गया। स्कूल एनरोलमेंट में अभी भी 70-80% है। गाँव में स्कूल में वो दोनों चिकन एग प्रॉब्लम है, कभी शिकायत आती है, टीचर आते नहीं है,
टीचर शिकायत करते हैं बच्चे पढ़ते नहीं है, ये इशू बड़ा चल रहा है अभी। फिर भी एक लिटरेसी लेवल बढ़ा है, एडल्ट एजुकेशन भी बढ़ा है, लोग जानकारी हुई है। तो देयर आर ऑल, बिकॉज एनालिसिस किस पॉइंट में भी करना है, क्योंकि आप ओवरऑल एक एनालिसिस में सारे का उत्तर नहीं मिलेंगे। थैंक यू सर। बीच में एक स्लाइड थी जिसमें आपने बताया था कि सेल्फ रिलायंस, जो फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस था, उसमें साउथ के स्टेट्स ने बहुत अच्छा काम किया था, एक्सेप्ट उसमें शायद हरियाणा और एक और स्टेट और कोई थी। तो क्या कारण रहा है सर कि साउथ के स्टेट्स के पास जो पंचायती राज जो सिस्टम है, वो उनका पास ज्यादा फंडिंग सोर्सेस हैं इंडिपेंडेंटली, बजाय नॉर्थ इंडिया के, जिससे हमारा एमपी भी शामिल है, यूपी भी, बिहार भी। तो यहाँ क्या कमी रह गई सर? ये एक्चुअली हमारा इंडिया में एक रीजनल डिस्पैरिटी और कल्चरल सिंड्रोम भी है। ये कल्चरल का इशूज है। कुछ जगह मैं बताया था कि जैसा पंचायत, पहले एग्जांपल दिया कि स्टेट का सेंट्रल इलेक्शन होते थे, तो सेंट्रल इलेक्शन आने के बाद वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व करते थे। अब काफी सुना होगा, जो काफी पुराना 20-25 साल 30 साल से पहले बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह का पंचायत का भी डिसॉल्व करते थे, स्टेट इलेक्शन हुआ तो गवर्नमेंट सोचता है कि वो दूसरा पॉलिटिकल पार्टी और पंचायत राज को राज कर रहा है, हम डिसॉल्व करते। तो ये कल्चरल का इशू है कि बाद में लगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, इसको बंद करो, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। अपना व्हिम्स एंड फैंसी लगाएंगे तो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो पंचायत को भी कंटिन्यू, उनका रोल अलग है, पंचायत इलेक्शन अलग है। अभी भी देखिए कुछ जगह वो इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, वो सोचते हैं मेरा पॉलिटिकल पार्टी आए ना आए, वो गलत ट्रेंड हो जाता है। क्योंकि सबका आपका अपना रोल है, सबका आपका महिमा है, सबका आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एक वैलिडेशन है, तो करना है। तो साउथ में रिकग्निशन ज्यादा अच्छा मिला पंचायत को, उनको समझ में आ गया कि पंचायत का बिना अपना रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना भी मुश्किल है। नॉर्थ में वो चला कि थोड़ा सा मे बी कैजुअल एटीट्यूड रहा कि पंचायत नहीं चलेगा, चलता है, हम लोग ऊपर से मैनेज कर लेंगे। लेकिन नॉर्मली सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हमारा बड़ा देश है जो टॉप टू बॉटम चलती नहीं है, बॉटम टू टॉप सिस्टम है। जब नीचे नहीं होगा तो होता नहीं है, वो अल्टीमेटली उसको रिलीज कराएं। अभी भी धीरे धीरे अभी नॉर्थ इंडिया में भी काफी फोकस हो गया कि कैसे गांव को डेवलप करना है। बेसिकली ये अपना एक थिंकिंग है, कल्चरल प्रॉब्लम है, रीजनल डिस्पैरिटी का ये इशू रहा है। सर, एक इशू बहुत आता है करप्शन का। जो लोकल लेवल पे करप्शन है, जो पंचायत हैं, जो सरपंच हैं, या जो दूसरे जो पदाधिकारी हैं, तो इस लेवल पे जो करप्शन हो रहा है, इसको कर्व करने के लिए क्या कि जैसे एक डीबीटी स्कीम लाई गई, लेकिन जनरली ये देखने में आ रहा है कि जो जो भी पदाधिकारी रहते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो भी हितग्राही होते हैं, उनसे वो आधा पैसा ले लेते हैं। पैसे में खाते में पैसा उनके ही आता है, लेकिन उनसे वो आधा ले लेते हैं। करप्शन को कर्व करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं सर लोकल लेवल पे? करप्शन का एक तो सबसे बड़ा रहा कि डिजिटल वे पेमेंट करने से करप्शन कम होता है। क्योंकि चेक पेमेंट होता है तो कलेक्ट करने में, आपने भी खुद ही देखे होंगे, मैं भी मैंने हॉस्टल में रहता था, मेरा पढ़ाई टाइम है, तो पोस्टमैन हमको मनी ऑर्डर पहले पिताजी भेजते थे जब, तो पोस्टमैन हमसे उस टाइम हम 250 आता था तो 10 रुपया टिप ले जाता था। तो बेसिकली वो भी ब्राइब है। अगर वो क्या करेगा, मेरे को नहीं देगा, वो मेरा डिले कर देगा, 5 दिन डिले, मेरा मेस का की और खर्चे का। वो शुरू से इंडिया में कल्चर रहा है कि किसी तरह 1-to-1 कॉन्टैक्ट जो रहने से और पैसा ट्रांजेक्शन होने से कोई ना कोई उसका थोड़ा सा पोर्शन एक करप्ट मोटिव रहा है, शुरू से ही रहा। मैं ये सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने खुद ही फेस किया हॉस्टल में रहते वक्त। क्योंकि मेरा फादर जब मनी ऑर्डर भेजते थे, पोस्टमैन मेरे को 250 रुपया देने के बदले वो मनी कैश रहता था, पोस्ट ऑर्डर पोस्टल से आता था तो कैश होता था डिलीवरी, तो मेरे को 10-20 रुपया ले लेता था। जब ज्यादा वो क्या करेगा, नहीं देंगे तो इधर उधर बहाना मारेगा कि आपका आया नहीं, ये नहीं है। शुरू से हमारा इंडिया में पता नहीं किस तरह का एक करप्ट एटीट्यूड रह गया। यंग जनरेशन के सोचना चाहिए कि हम लोग मांगना तो छोड़िए, देना भी नहीं चाहिए। बात क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं रजिस्ट करना जरूरी है। और ये जो करप्शन आप बोल रहे हैं कि एक डिजिटल पेमेंट से क्या हो गया, जैसे डीबीटी हुआ कि, और हमें जब बताया कि हमारा वेंडर का डिजिटल पेमेंट, तो आपका 1-to-1 ह्यूमन फेस जो इंटरेक्शन वो बंद हो गई। कहाँ बैठा है उसका अकाउंट में पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी ट्रिक करते हैं। अब जैसा बताया कि वो एटीएम कार्ड उससे छीन लेंगे, बेनिफिशियरी का डीबीटी, उससे एटीएम कार्ड ले लेंगे, तो एटीएम कार्ड देने के चक्कर में, वापस करने के चक्कर में बोलेंगे आप मेरे को कुछ कमीशन दो। ये चल रही है लफड़ती। लेकिन फिर भी डिजिटल पेमेंट का एक सॉल्यूशन जो अच्छा एक मुहिम चला इंडिया में कि करप्शन का। सेकेंडली, मैं काफी अपना स्लाइड में देखे होंगे, जो पब्लिक ओरिएंटेड डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन में करप्शन कम होता है। जैसे मैंने बोला जियो टैगिंग, कोई दूसरे गांव का एक एसेट दूसरे गांव में दिखा नहीं सकता,
सपोज कोई आंगनवाड़ी बिल्डिंग दिखाए गांव में, दूसरे गांव में दिखा, जियो टैग हो गया तो पता चला भाई इस गांव का है, उसमें ऑटोमेटिक आया था, सिस्टम ड्रिवन है। थर्डली क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है कि टोटल पब्लिक डोमेन में सब डाल दो, कोई प्राइवेट नहीं है, ये तो पब्लिक है। आपका खुद का पैसा तनख्वाह मिल रहा है कि अपना खुद का पॉकेट मनी क्या खर्चे, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि बोलेंगे मेरा है। लेकिन सरकारी पैसे, पब्लिक जो पैसा है उसको जो खर्चा हो रहा है, जो इस्तेमाल हो रही है, किस तरह हो रही है, टोटल पब्लिक डोमेन रख देने से थोड़ा करप्शन, मैं नहीं कहता हूँ 100% खत्म हो जाएगा, लेकिन एक डर रहता है कि ये कोई ना कोई पूछने वाला है, कोई ना कोई सवाल उठाने वाला है कि कुछ क्रॉस चेक कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। और ये और एक मैं बताया जैसा ही करप्शन ऑडिट का जो ऑनलाइन सिस्टम, पहले ऑडिट होते नहीं थे, क्योंकि ऑडिट होने से पकड़ा जाता है कि पैसा प्रॉपर यूज हुआ है कि नहीं, कोई पैसा खा गया। और दूसरी बात जो बोला कि हमारा जो सिस्टम अकाउंटिंग ऑल्सो वो भी ऑनलाइन सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं एक प्रयास चली है कि करप्शन कम करने का बात अब सही है, लेकिन जितना कंटिन्यूअस एक्टिविटी है या एक दिन में खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि मैं एक साधारण उदाहरण दे रहा हूँ, जो मेरे स्टूडेंट टाइम होते थे अभी भी वही हो रहा है, बेसिकली वो दूसरे लेवल में होता है। कोई आप जैसा बोले किसी को डीबीटी पैसा जा रहा है, पेंशन जा रहा है, वो एटीएम कार्ड छीन के रख देता है, वो बाद में एटीएम कार्ड देने माने वो 20-25 रुपए लेना। किसी को कोई हाउसिंग का रूरल हाउसिंग सैंक्शन करने में बोलता है पहले से मेरे को 2000 रुपए दे दो, ये अभी भी चल रहे हैं, मैं आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए अपना यंग टाइम का जो हमारा जो आइडियलिज्म है, एक तो घुस नहीं देना है और घुस नहीं लेना है, क्योंकि ये एक प्रयास रहनी चाहिए, क्योंकि हर लेवल इट बेसिकली इट इज कलेक्टिव एफर्ट एंड इंडिविजुअल एफर्ट ऑल्सो, क्यों करप्शन रोकने में। इसलिए विदेशों में जो अपना स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आप देखे होंगे रैंकिंग में बहुत हाई आते हैं, ये दोनों लेवल में ऑपरेट करता है, कलेक्टिव लेवल में ऑपरेट करता है, इंडिविजुअल लेवल में। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, ये एक उदाहरण दूंगा, जर्मन में खाना वेस्ट करना बहुत बड़ा गुनाह है, मतलब लीगली ना हो लेकिन सोशली बहुत गलत बोलते हैं। तो एक इंडियन गया, अपने पैसे से एक रेस्टोरेंट में खाना खरीदा, और इंडियन में भी ऐसी होती है, खाना खाया, पेट भर गया, बाकी खाना वो वेस्ट करना कोशिश करता रहा, मतलब प्लेट में छोड़ के। तो रेस्टोरेंट में जितने लोग थे उसके पास आ गए, बोले आप खाना क्यों वेस्ट कर रहे हो। ये इसने आर्गू किया, इंडियन का मेंटालिटी रहता है, मैं इंडियन को खराब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारा ये है कि हम मेरा पैसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसने बोला कि मेरा पैसा करता हूँ, खरीदा हूँ, मेरा खाया, पेट भर गया, मैं उसके बाद उसको क्या करूँ। तो इन लोग का उनका नॉर्मली होता है कि आप पैक करके घर में ले जाते हो, इसने बोला मैं ले जाऊंगा, जिसको कौन खाएगा। तो जर्मन में सारे बोले कि हमारे जर्मन में भले अपना पैसा हो लेकिन आप रेस्टोरेंट में खाना वेस्ट कर ही नहीं सकते। ये सोशल एक कंट्रोल है, इस तरह का भी मुहिम होना चाहिए। जहां भी आप करप्शन देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एकजुट होकर उस करप्शन को कैसे खत्म करें। क्योंकि आप सपोज बोले कोई पंचायत में किसी में करप्शन हो रहा है, गांव वाले जाके वो एकजुट होकर बोले ये पैसा क्यों खा रहा है, तब वो तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ये डेफिनेटली एक मूवमेंट होना चाहिए, नॉट दैट जस्ट, क्योंकि आप ब्लेम करके किसको ब्लेम करेंगे, कहीं ना कहीं कोई सेम अपना वापस आ जाता ब्लेम। तो ये कहीं ना कहीं मुहिम होना चाहिए कि हम लोग पंचायतों में कि अर्बन बॉडी में कहीं भी सिस्टम है करप्शन, जैसे नौकरी पाने के लिए कुछ लोग घूस देते हैं, फिर वो नौकरी पाने के बाद वो पैसा रिकवर निकलेगा और घूस लेते हैं, तो एक विशेष सर्किल बन चुका है। तो ये डेफिनेटली हमारा एक मन में रहना चाहिए कि घूस देना नहीं चाहिए, घूस लेना नहीं चाहिए, और घूस देखना भी नहीं चाहिए कोई लेते हुए, कोई ना कोई कार्रवाई शुरू करना चाहिए। सर, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई आत्मनिर्भर भारत की, तो आपको क्या लगता है कि पंचायती राज संस्थाएं जो हैं आत्मनिर्भर भारत में किस प्रकार का अपना योगदान दे सकती हैं? ये आत्मनिर्भर बेसिकली मेन है कि हमारा एक एटीट्यूड नहीं बनना चाहिए कि गवर्नमेंट से फ्री पैसा मिले, फ्री सारे कुछ मिले। जैसा पहले इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलता था, बहुत वेस्टेज होती थी, अब हर मीटर में घर घर में मीटर लग गया, पेमेंट करना पड़ता है। अभी जैसे पीने का पानी भी फ्री देने से वेस्टेज आती, तो घर घर में वाटर मीटर लग गया है। बेसिकली जो सिस्टम है कि उसका पेमेंट कंसेप्ट होना चाहिए। और दूसरे आत्मनिर्भर बताया मतलब एक है कि हर चीज हम लोग मतलब जो बोलते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन ना करें कि फ्री मिल जाए, ये आत्मनिर्भर है। क्यों हमारा जो जितना भी कैपेबिलिटी है उसको आप यूटिलाइज करिए, जितना स्किल है उसको यूटिलाइज करिए, कोई बिजनेस करे, कोई नौकरी करे, कुछ अपना खेती बाड़ी करे, कुछ ना कुछ करके, नॉट दैट जस्ट आइडियल बैठ के मेरे को मिल जाएगा बोल के जो हमारा एक रहता है अपेक्षा, वो आत्मनिर्भर का अगेंस्ट है बेसिकली। मतलब आत्मनिर्भर मतलब खुद ही करें बेसिकली। ये नॉट ओनली दैट कि, और उसमें भी कंपोनेंट्स हैं कि हम लोग विदेशी गुड को
कम इस्तेमाल करें, अपना स्वदेशी गुड़ को ज्यादा इस्तेमाल करें, जो गांधी जी पहले कहे थे अपना स्वतंत्र जो फ्रीडम फाइट टाइम है, वो भी एक कंसेप्ट है, क्योंकि सो दैट वो लोकल इंडस्ट्री बढ़ेगी, गांव का कॉटन इंडस्ट्री बढ़ेगा, गांव का वेरियस स्मॉल इंडस्ट्री बढ़ेगा, और ये भी कंसेप्ट है। आत्मनिर्भर में मेनी कंपोनेंट्स आर देयर, वन एस्पेक्ट टू एस्पेक्ट ऑलरेडी टेकिंग दैट कि अपना ही कैपेबिलिटी को यूटिलाइज करे, कोई बिजनेस करे, कोई कुछ करे। दूसरी बात, होममेड प्रोडक्ट्स को यूज करें सो दैट वो बिजनेस मॉडल बनेगा, सो दैट लोकल इकोनॉमी ग्रो होगी, विलेज इकोनॉमी ग्रो होगी, ये भी है, और भी अलग अलग उसका कंपोनेंट्स है। सर आपका एक बहुत ही अच्छा काम कोऑपरेटिव्स में रहा है, तो अब कोऑपरेटिव्स को और पंचायती राज इंस्टीट्यूट को जोड़ने का कुछ आपको कोई मॉडल दिखता है जिससे भारत में कोऑपरेटिव जहाँ पे डेवलप नहीं है वहां पे कुछ किया जा सके? एक्चुअली कोऑपरेटिव बहुत सेक्टर्स में है, बैंकिंग सेक्टर में है, एग्रीकल्चर सेक्टर में है, फर्टिलाइजर सेक्टर में है, हाउसिंग सेक्टर में है, देन इवन हमें आजकल कोऑपरेटिव शुगर सेक्टर में कोऑपरेटिव बहुत स्ट्रांग है। कोऑपरेटिव हर सेक्टर्स में फैला हुआ है, लेकिन मेजर जो सक्सेस हुए बैंकिंग में हुए, शुगर में हुए, और हो सकता है कुछ फेल्योर भी हो गए, जैसा ट्राइबल कोऑपरेटिव फेल्योर हो गए। आपने सुने होंगे लैंप्स बोल के आता था पहले काफी साल पहले, लार्ज एरिया मल्टीपर्पज सोसाइटी ट्राइबल एरिया में हुई, फेल हो गई, ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि उसमें क्या क्या है, वो ट्राइबल जो कलेक्ट करते हैं जंगलों से, उसको कोऑपरेटिव सिस्टम में उसको प्रॉपर प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडिशन करके प्रॉपर प्राइस रिकवर कैसे किया जाए, लेकिन वो फेलियर हो गया, पता नहीं कुछ भी जो कारण है। तो कोऑपरेटिव में जैसा डेयरी सेक्टर में काफी सक्सेसफुल रहा, मैं डेयरी सेक्टर में रहा हूँ। डेयरी सेक्टर दूध का जो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है, अमूल तो आप सुनेंगे पॉपुलर ब्रांड है, बाकी स्टेट में आप मध्य प्रदेश है, अलग अलग ब्रांड है, बहुत पॉपुलर रहा। लेकिन मेन है कोऑपरेटिव में क्या होता है कि वन मैन वन वोट, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब पॉलिटिक्स आ जाती है तो काफी इन्फ्लुएंशियल उसको कैप्चर कर लेते हैं, बाकी जो थोड़ा सा लेस इन्फ्लुएंशियल वो बाहर हो जाते हैं, उसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट। इसीलिए कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर जो थोड़ा सा लैकुना को कम करने के लिए, जो बिजनेस एंड कोऑपरेटिव दोनों मॉडल को कंबाइन करके अभी बोलते हैं कि प्रोड्यूसर कंपनी बोलते हैं, उसमें और एक नया रूपांतर दिया है, उसमें काफी आ रहा है। तो गांव में कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर बहुत है, अभी हम लोग एक्चुअली जो भी काम करते हैं गांव में कोऑपरेटिव, अभी जैसा कम्युनिटी किचन है गांव में कोरोना टाइम में, ये कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ही है, लेकिन फॉर्मली करना, उसमें एक लाइक माइंडेड पीपल होना चाहिए, फिर झगड़ा नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम वही हो रही है हमारा में, छोटा सा कहीं अच्छा सिस्टम किया तो झगड़ा जो शुरू होता है डिसमेंटल होता है। जैसा कोऑपरेटिव बैंक हुआ, कोऑपरेटिव बैंक में फेल हो गया, कुछ लोग गलत तरीके से लोन दे दिया, वो रिकवर नहीं हो पाई, जैसा आपने देखा होगा बॉम्बे में, जैसा जो पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक हुआ, और भी पुराने कुछ बैंक कोलैप्स हो गए बिकॉज दी रॉन्ग प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड। तो सही करेंगे, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, रूरल में चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है। कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर, कोऑपरेटिव बैंक का जो प्रेजेंस है रूरल एरिया में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बेसिकली जो क्रेडिट लैंडिंग होती है, एग्रीकल्चर में जो लैंडिंग होती है, कोऑपरेटिव बैंक मैक्सिमम करता है। सर आपने बहुत अच्छी बात करी, पॉलिटिक्स की बात करी। अभिषेक सर, एक क्वेश्चन हाँ। मेरे पास भी आया है। एक गर्ल स्टूडेंट ने पूछा है कि आज भी पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी अधिक नहीं होती है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? और उनके बिहाफ पे उनके हस्बैंड ही पंचायत चलाते हैं, जो हेड होते हैं, तो उसे कैसे चेंज किया जा सकता है? एक्चुअली ये एक समस्या, जो हमारा 50% पॉपुलेशन फीमेल है, 50% मेल है, तो उसको समाधान कर ले। कॉन्स्टिट्यूशन में 1/3 का तो रिजर्वेशन रखा है। मैंने अपना प्रेजेंटेशन में बोला कि 20 राज्यों जो मेजर स्टेट सारे हैं, ऑलमोस्ट 50% कर दिया है रिजर्वेशन। हर पंचायत में 50% रहेंगे, उसमें भी कुछ सरपंच तो रिजर्व है कि वुमेन होना है। तो जो सरपंच, जो लेडी सरपंच का वो सरपंच पति बोलते हैं, सरपंच पति मॉडल बोलते हैं, ये खुद ही जब सरपंच लेडी बनी, खुद ही एसर्ट करना पड़ेगा कि मैं अब सरपंच हूँ, आप पहले होंगे सरपंच, अब तो नहीं है। तो कोई सलाह लेने में कोई दिक्कत नहीं है, एडवाइस और कोई ओपिनियन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कि पति हो कि कोई भी हो, किसी का ले सकते हैं। लेकिन जो अपना डिसीजन मेकिंग अपना है, इसके लिए हम काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहे हैं। काफी सरपंच का, जो लेडी सरपंच आते हैं, पहले ये घूंघट का प्रथा हटाओ, क्योंकि घूंघट से को प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज वो घूंघट से वो आपने वो मीटिंग में प्रिजाइड करना की अध्यक्षता करना प्रॉब्लम हो रही है। घूंघट में बैठी हो तो क्या बोलेगी, किसको क्या समझ में आएगा। ये घूंघट का पुराना प्रथा है, घूंघट घूंघट था बोल के वो कर रहे हैं। दूसरी बात, वो उनको बोलने का तरीका, क्योंकि आप बोल नहीं पाओगे तो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सरपंच, लेडी सरपंच जो कि मेल सरपंच, कोई ना कोई थोड़ा भाषण देना पड़ेगा, मीटिंग में बोलना पड़ेगा, उसके कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करना है वो कर रहे हैं।
उसका नॉलेज बेस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत में क्या क्या एक्टिविटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लीगल लॉज का कुछ कुछ है वो भी पढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए सक्षम कर रहे हैं और काफी आगे भी आ गए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ जगह हो सकता है ऐसे ही अभी हो सकता है आप सरपंच बनी है, लेकिन मोस्टली है जो लेडी सरपंच बनी है वो सालों सालों में बनी है, 2-3 बार जीत के आई। काफी एग्जाम्पल्स, इतना ब्राइट एग्जाम्पल है कि वो अपना जो नक्शा बदल दिया पूरा पंचायतों का। और ये भी एक महसूस करा दिया है कि जनरली मेल का होता है कि अलग अलग नशे में ही व्यस्त रहते हैं, ये लेडीज का काफी कमिटेड रहता है, बिकॉज नशे वैसे करते नहीं, दारू पीना की और अलग अलग गलत एक्टिविटी के अंदर बहुत डिवेटेड रहते हैं। तो ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट जो उनका एक्सपेक्टेशन काफी अच्छा परिपूर्ण हुआ। तो ये काफी एग्जाम्पल्स, अच्छे भी एग्जाम्पल्स हैं, मतलब काफी अब हो सकता है कुछ कुछ जगह में जो थोड़ा सा मतलब बहुत रिमोट है वो जो इशू आ रही है, लेकिन काफी लोग जानकारी अभी अब अच्छा भी है कि हमारा मीडिया का, सोशल मीडिया हुआ, टीवी मीडिया गांव गांव में दिख रहा है, तो लोग जान रहे हैं कि ये गलत तरीका है। और कुछ लोग हो सकता है अपना स्वयं से ही सरेंडर करते हैं, आप उसमें क्या कर सकते हैं क्योंकि सर, तो इस तरह के कोई प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं जिससे हम ग्रूम कर सके जो भी सरपंच बनती है लेडी? उसको ट्रेनिंग देते हैं। हमारा मैंडेट है कि जो इलेक्शन के बाद 6 महीने के बाद एक ट्रेनिंग होना चाहिए। उस ट्रेनिंग में 2-3 दिन का ट्रेनिंग होता है, उसमें बताया जाता है कि ये उसका क्या काम है। कुछ जो पुराने इलेक्टेड ऑलरेडी 2-2 बार जीते उनको पता होता है, लेकिन जो नए आते हैं वो उनके लिए हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, तो बकायदा ट्रेनिंग में काफी उनका जो डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, उनको काफी बताया जाता है। तो ऑलरेडी सिस्टमेटिक प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन फिर भी आप जो कह रहे हैं सही है, काफी जगह होता है ये इशू कि सर उसका पति बहुत डोमिनेंट है, तो और पति का कभी कभी रिजर्वेशन में पति ना खड़ा हो पाए तो अपना बीवी को करा लेता है। तो ये तो मुख्यमंत्री लेवल में हुए हैं, तो आप सरपंच के क्या बात है, मुख्यमंत्री बिहार में तो हुए थे। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है कि अभी भी काफी लोगों को सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि उनको इसकी जानकारी नहीं होती। तो इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर सकते हैं? ये सरकारी योजना तो काफी बार हम लोग अखबार में, टीवी में, वेबसाइट में काफी हो गया। तो मैं बताता हूँ, एक्चुअली हमारा इंडिया में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये एक थ्योरी बना हुआ है। उस थ्योरी ने एक छोटा उदाहरण से बताऊंगा। एक अमेरिकन प्रोफेसर इंडिया में आया था और ये कुछ दिन रह के वापस जाने वाला था। तो ये एक सोचा कि मैं एक लेटर पोस्ट करता हूँ, मैंने वो अमेरिका वापस भेजने के लिए। तो ये बाद में सोचा कि मैं पोस्ट करूंगा तो उसका टेंटेटिव एस्टिमेट था कि इतना दिन पहुंचाएगा, मेरा काम खत्म होगा तो मैं पहुंच जाऊंगा तो वो खुद ही बता दूंगा। तो अल्टीमेटली उसका मन में हुआ कि पोस्ट ही ना करो। दिस इज ए साइंटिफिक थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में काफी यूज करते हैं। इंडिया में अभी एक काफी जगह हो गया है कि वो करते हैं, बाद में करते हैं, बाद में करते हैं, बाद में करते हैं बोलते। मैं एक उदाहरण दूंगा क्योंकि मैं दिल्ली में क्या करता हूँ, सारे जो स्ट्रीट बेगर्स हैं जो भीख मांगते हैं, ये सबको मेरा ऑफिस में बुला के सारे का काफी लोगों का बैंक खाता खुला है। इनका था कि सर हम भीख मांग रहे हैं, क्यों बैंक खाता खोलें? नॉर्मली भाई 100-150 रुपए कमाते हैं सर, क्या डिपॉजिट करें? मैं बोला खुलवा लो, तो जनधन अकाउंट खुलवा लो। अब महसूस हुआ जब अभी भारत सरकार ने सारे लेडी जनधन अकाउंट में 1500 रुपया जो ट्रांसफर किए, इनका लेडीज जो थे उनके पास आ गया, उनको समझ में आया सर अच्छा हुआ खुलवा लिया। और जो नहीं खुले वो बड़ा पछता रहे। कभी ना कभी हमारा मन में रहना चाहिए, जो काम करना है आज करना अभी करो, और जो कल करना आज करो। तो ये कंसेप्ट होनी चाहिए। काफी लोग इस तरह का, मैं अभी बताता हूँ, आप नहीं खोले, कितना बार बताने के बाद भी नहीं खोले, क्योंकि जनधन अकाउंट में प्रोसीजर है, तो आधार कार्ड का कुछ और आइडेंटिटी प्रूफ होता है, जो लेके आए फटाफट हो गया। मैं खुद जाके भी उनको बैंक अकाउंट खुलवाया और सारी लेडीज में 1500 से अकाउंट 500 आ गए। और थोड़ा उनका पैसा मिला, किसको खुश नहीं लगती, जो नहीं लेगा, लेकिन उसका मन में विमर्श हो रहा है। मैं बोला यही है, जब तक आप स्कीम काफी है, काफी बेनिफिट लेना है, लेकिन चक्कर आप जान के भी कल करेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान है। इवन आप देखिए काफी माइग्रेंट लेबर अभी गए रास्ते में, कुछ का देहांत हो गया, कुछ हो गया, तब वो जो 12 रुपया एक्सीडेंट इंश्योरेंस कराए होते, तो अभी उनका 2 लाख अकाउंट में पड़ा होता कि और 320 रुपए का करा लेते। तो कुछ लोग किए हैं, कुछ लोग मिला हुआ, ऐसा नहीं किया सब लोग, कुछ लोग किया है, लेकिन इतना कवरेज नहीं है। आप स्टैटिस्टिक्स जानेंगे तो 12 रुपए जो इंश्योरेंस है वो दुर्घटना बीमा, ये स्टूडेंट लोग को सबको आपके जितना बोलूंगा सब कराएं। उसमें कोई गरीब अमीर का कोई नहीं है, खाली उम्र 18 से 70 साल तक है, सारे 12 रुपए कराना चाहिए। और ये दूसरा इंश्योरेंस है प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा बोलते हैं, उसमें 330 रुपया साल भर लगता है और 18 से 50 साल तक होता है, वो भी सब कराना चाहिए 2 लाख का। और हो सकता है आप 60 साल के बाद किसी को पेंशन नहीं मिला, सरकारी पेंशन भी नहीं मिलने वाली, तो आप अटल पेंशन योजना भी कुछ सब्सक्राइब करिए, महीने महीने 200-250 रुपए कटेगी आपको, 60 साल के बाद 5000 एश्योर्ड पेंशन है। ये तीनों स्कीम सरकारी स्कीम है।
जो किया बहुत फायदा में, नहीं किया वो क्या कर सकते, क्योंकि कुछ चीजें बाद में करने से होता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं होता है, करना चाहिए, बट स्कीम बहुत है हमारा इंडिया में, कोई स्कीम कमी नहीं है, जानकारी भी है, लेकिन वो आलसी के चक्कर में भी बड़ा सा प्रॉब्लम है। सर, आपका इतना विशाल एक्सपीरियंस रहा है ब्यूरोक्रेसी में, एक बहुत ही कॉमन तोहमत जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी पे लगाया जाता है कि उसके वो उनकी लाल फीताशाही के कारण इंडिया की ग्रोथ रुकी हुई है। तो आपका पक्ष क्या है कि क्या ऐसा है कि इंडिया वाकई में लाल फीताशाही है, कि नौकरशाही के कारण भारत की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या एक मीडिया द्वारा आरोपित इल्जाम है? ये लाल फीता शाही हिस्ट्री आपको पता होगा क्यों बना लाल फीता। जो भी कभी डिसीजन नहीं होता था, ब्रिटिश टाइम से शुरू हुआ, भाई मेरे को बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसको एक लाल कपड़ा में बांध के, अभी भी आप कोई कोर्ट में जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट बंडल बंडल मानते हैं, लाल कपड़े मानते हैं। तो ये जी जी। लाल फीता बेसिकली आपका डिले टेक्निक हो गया। ये हमारा सिस्टम इंडिया से शुरू से ही रहा, लाइसेंस राज कंसेप्ट आप सुने होंगे, जी लाइसेंस राज कंसेप्ट जो करप्शन का एक और एक मतलब स्रोत था, मतलब पैसा दो तो काम होगा, नहीं होगा। दूसरी बात लाल फीता हो गया कि भाई मेरे पास जब तक वो पहुंचेगा नहीं मैं उसके बारे में सोचूंगा नहीं। एक्चुअली उल्टा होना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी मतलब जो बोलते हैं एप्लीकेंट आना नहीं चाहिए, उसका पहले आने से पहले ही हो जाना चाहिए। ये प्रिंसिपल होता है गवर्नमेंट्स का, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोले कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो एक नारा था, उसमें ये रेड टेपिज्म का कहीं नाम ही नहीं आना चाहिए। बेसिकली रेड टेपिज्म क्यों हो रही है, हमारा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच है। डिमांड बहुत है, सप्लाई साइड कम है। अभी सप्लाई साइड को ज्यादा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और एक सप्लाई साइड ये डिजिटल पेमेंट का वही है। जब डिजिटल पेमेंट हो जाता है तो आपका सप्लाई साइड का जो टाइम कम होता है, मिनट्स में सेकंड्स में पैसा ट्रांसफर रहता है अकाउंट को, तो बेसिकली यू आर इनडायरेक्टली क्रिएटिंग मोर सप्लाई, डिमांड से पहले ही उसको पहुंच जाए। बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट जो रखेंगे मन में, तो कभी कभी सॉल्यूशन बहुत आसान से मिलता है। और रेड टेपिज्म एक मानता हूं, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि आप ह्यूमनाइज डिसीजन मेकिंग हो गया, दूर दुरंत जैसा अभी हो रहा है कि जेम आप सुने होंगे, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो जितना सरकार माल खरीदता है, कोई भी सामान खरीदता है, वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म में जो रजिस्टर है, वो कहीं से कहीं माल सप्लाई कर सकता है कोट कर। पहले ये था कि दिल्ली का हो तो दिल्ली का बिजनेस होना चाहिए, इंदौर का तो इंदौर होना चाहिए, ऐसा वो अभी खत्म हो गया। जो वर्चुअल कंसेप्ट में क्या है कि कहीं से कहीं सप्लाई कर सकता है, डिपेंड ऑन बिजनेस मॉडल, कितना मैं डिस्काउंट दूंगा, क्या रेट कोट करूंगा, कितना दिन लूंगा और क्या क्वालिटी दूंगा, वो अलग बात। तो एक तो होता है रेड टेपिज्म बाय डिजिटल गवर्नेंस की, रेड टेपिज्म के खत्म हो रही है धीरे धीरे। दूसरी बात, हमारा थिंकिंग भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पहले ये था कि मैं बड़ा साहब हूं और वो नीचे है, अब उल्टा हो गया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर खुद ही बोलेंगे मैं प्रधान सेवक हूं, आप सुने होंगे। तो गवर्नेंस में मतलब जो ऊपर है, मैं सेवक होना कंसेप्ट होना चाहिए, धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन फिर भी आप मानो ना, मैं भी वो सिविल सर्विस बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेजोरिटी वही आता है कि मैं सिविल सर्विस क्वालिफाई करता हूँ, मैं बड़ा साहब हो गया हूँ। कोई तो बात ही नहीं करता है। क्योंकि आप देखिए, मैं अपने उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, मैं अभी क्या कोरोना चक्कर में मैं जितना बेगर्स में कांटेक्ट था, भले वो पर्सनली मिल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हर सैटरडे संडे में फोन करता हूँ। आज भी काफी फोन करता हूँ, जितना मोबाइल नंबर है कभी वो मेरे को फोन करते हैं। तो कहीं ना कहीं मन में होना चाहिए भाई, उसका कैसे कॉन्टेक्ट रखो, क्योंकि अभी कोरोना में साइकोलॉजिकल इश्यूज है, कन्फाइन टू हाउस, वो बेचारे क्या करेंगे, तो बात करते हैं, उनका कुछ थोड़ा बहुत इशू हो जाता है, कभी आता मैं बहुत बोल देता हूँ तो उनको भी मन में खुश रहता है। कहीं ना कहीं वो कनेक्ट रखना जरूरी है, और जब तक कनेक्ट नहीं रखोगे आपको सॉल्यूशन पता नहीं चलेगी। कल ही मेरे को यूपी में, आप हैरान हो जाएंगे, यूपी में कैसे ये एग्रीकल्चर फार्मिंग कैसे चलती है, मेरे को भी नहीं पता था, क्योंकि लैंड का बहुत शॉर्टेज हो गया। तो घर में परिवार है, 6-7 ब्रदर्स हैं, वो क्या करते हैं, लैंड को डिवाइड नहीं करना, अभी वो रोटेशन लेते हैं। 6-7 ब्रदर है, मतलब एक साल में एक भाई करेगा, दूसरे साल दूसरा भाई करेगा, ऐसे ही आजकल नया मॉडल शुरू हो गया। तो जब तक आप क्लोजली बात नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, समझ में नहीं आएगा, ऊपर में सोचते हैं भाई सब कुछ ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये रेड टेपिज्म बिकॉज ऑफ द गैप इन आवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, और दूसरा टू अप्रिशिएट अदर्स प्रॉब्लम। जी सर। सर, जो हमारे जो काफी जो स्टूडेंट्स वो तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में देश के प्रशासक बनना चाह रहे हैं, इनके लिए आपके पास क्या सलाह है, जो आपका अनुभव है? ये तो अपना एग्जाम में बहुत काफी चेंज हुआ। अभी एथिक्स का पेपर आ गया, एसए के पेपर आ गया, 5 जनरल स्टडीज है, एक ऑप्शनल है, काफी स्ट्रक्चरल चेंज है एथिक्स का पेपर। लेकिन अभी प्रॉब्लम हमारा है, एथिक्स में रियल एथिक्स टेस्ट नहीं हो पा रहा, वो बड़ी पुड़ा के वो कर लेता है,
ये अपना एग्जाम्पल है, 3-4 साल पहले मेरे जैसे जानकारी, मैं तो नाम नहीं बताऊंगा, नाम जान इतना क्लियर भी नहीं है, एक एथिक्स एंटी डाउरी ऐसे आया था, और एंटी डाउरी ऐसी मैं लिख के बहुत अच्छा मार्क दिया, अच्छा उसका रैंक आ गया, लेकिन बताया जाता है सबसे बड़ा डाउरी लिया उसने। तो अब करें क्या, एग्जाम सिस्टम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एथिक्स भी हो रहा है, लेकिन इंटरव्यू में पता चलता है, तो ये बड़ा हमारा बहुत बड़ा मतलब जो संकट है इसमें है, क्योंकि थोड़ा सा ब्रिलियंस हो गया मिल जाता है, लेकिन चक्कर है आपने को पर्सनालिटी जो आगे बढ़ाना है, जिस तरह कमिटमेंट टू सर्विस टू सोसाइटी कंटिन्यू करना है, उसमें ज्यादा एक रहता है। आप जो भी कोशिश कर रहे हैं उसको ट्रू टू स्पिरिट, ट्रू टू योर ऑनेस्टी कहीं ना करेंगे तो लाइफ लॉन्ग में आप ज्यादा अचीव करें, रादर देन जस्ट भाई किस तरह का आप हो जाए, किसी तरह का मैं कोई। इवन आपको पता होगा कुछ साल पहले, काफी साल पहले एक स्टूडेंट ने क्या था, एग्जामिनेशन आंसर शीट को चेंज कराया था, ये काफी साल पहले, मेरा एग्जाम से पहले हुआ था। एक बंदा, आई थिंक वाज फ्रॉम मध्य प्रदेश एज फार आई रिमेंबर, उसने घूस दे के यूपीएससी में वो स्ट्रॉन्ग रूम को खोला, अपना आंसर शीट निकाला, दूसरा आंसर शीट अटैच किया। कैसे पकड़ा गया, क्योंकि ये सारे आंसर शीट पंच होते हैं, जैसा पासपोर्ट पंच होता है, वो पंच में मिसमैच हो गया, पकड़ा गया, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। क्योंकि यूपीएससी में एक रूल है कि आप कोई पकड़े गए तो पूरा लाइफ लॉन्ग आप ब्लैकलिस्टेड हुआ है, वो कोई भी एग्जाम दे नहीं पाते, ही वाज ब्लैकलिस्टेड थ्रू आउट हिज लाइफ, ही कुडंट अपीयर अगेन। कभी कभी ये सब अपना एक इंटरनल जो एथिक्स है, इंटरनल जो मोरालिटी है, कंटिन्यू करना है। यंग जनरेशन को जरूरी करना है, क्योंकि सिविल सर्विस में आ गए हैं, और उसके बाद साहेबगिरी शुरू करने से हमारा जो टोटल सिविल सर्विस कॉन्सेप्ट का पूरा बैड नेम हो जाता है। और हो रहे हैं भी, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे हैं, ये 90% अच्छे हैं, 10%, बट 10% जो बैड फिश किसी पॉन्ड ऑफ वाटर को खराब करता है उस तरह का हो रहा है। और इसीलिए ये रेड टेपिज्म, करप्शन जो आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक हमारा समस्या है, कहीं ना कहीं समाधान करना है। गवर्नमेंट ने, आप सुने होंगे काफी लोगों को कंपल्सरी रिटायरमेंट, ये डेडवुड को किया, करप्ट ये सब किया, लेकिन फिर भी आप 100% तो क्लीन करना, बट लेकिन इंटरनल भी हम लोग सोचना चाहिए कि जो भगवान ने हमको आशीर्वाद दिया है कि एक सिविल सर्विस सक्सेस होना, कि अपना मेरिट से हुआ, कि जो एफर्ट से हुआ, फिर भी अपना कमिटमेंट जो रहना चाहिए, कॉमन मैन पुअर पीपल को रहना चाहिए। और डेफिनेटली यंग जनरेशन उसको कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ती रहेगी। और ये मैं यंग जनरेशन ओल्डर जनरेशन डिफरेंस मैं करता नहीं, हर जनरेशन अपना पास अलग चैलेंज है, क्योंकि हमारा एक है जो सास बहू का रिश्ता और रिलेशनशिप, जो बोलते हैं सास बहू को ब्लेम करता है, बहू सास को ब्लेम करती है, मेरा वो कॉन्सेप्ट में तो अलग हूँ, क्योंकि मैं इसलिए ब्लेम नहीं करूँगा यंग जनरेशन अच्छा है खराब है, सब अपना अपना जनरेशन अपना अपना अच्छा रहता है, लेकिन ये एक बड़ा सा जो कंटिन्यूटी है, अच्छे रहना है। क्योंकि ब्रिटिश टाइम में भी ब्रिटिश लोग बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं है ब्रिटिश लोग, हम लोग थोड़ा बहुत हुआ इशूज, लेकिन काफी डेवलपमेंट एक्टिविटीज किया, काफी सोशल एक्टिविटी भी हम लोग किया। और कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहेगा? कोई भी क्वेश्चन? सेशन एंड करें सर? ठीक है मैम, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू, आपने इतना बहुमूल्य समय आपने हम लोग को दिया, 2 बार दिया, इतनी तकलीफों के बाद दिया, इसके हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जब भी हमें ऐसे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपको जरूर देंगे। आप हिंदू जी, और आप भी, अभी तो हिंदू जी तो पहले ही बात हुई थी आपसे भी, पिछले बार बात हुई थी, कंटिन्यू हो नहीं पाए क्योंकि नेट कनेक्टिविटी हुआ। आज अच्छा मैं घर से हूँ, बल्कि थोड़ा अच्छा रहा, क्योंकि ऑफिस में पता नहीं क्या उस दिन गड़बड़ हो गई, इसकी समझ में नहीं आया। मैं जब भी इंदौर आऊंगा तो आपका सेंटर भी विजिट करूंगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि जो एक यंग जनरेशन को जो थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करना है, डिफरेंट फील्ड, अपना अपना चॉइस में फील्ड है। और मैं दोबारा कहूंगा कि 4 अक्टूबर का प्रीलिम है, आपको ऑल द बेस्ट। और उसके बाद आई थिंक 8 और जनवरी को मेंस है, अच्छे करें, सक्सेसफुल रहें सब एग्जाम में, लेकिन ईमान और जो अपना असलियत का जो अपना फंडामेंटल को छोड़ना मत। Thank you, sir. You're such a big role model for our students, and thank you for sparing time. And हम आपको ऐसे ही परेशान करेंगे थोड़े दिनों में आपको, फिर we will look forward for your session, sir. Definitely. Thank you. Thank you very much. Nice to all the best. Okay. Namaste.